गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम रीड आउट करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकालीन। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपका। सेक्शन सी में हर बार इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पुट किया ही जाता है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आदिकाल के नामकरण के संबंधित विभिन्न मतों की विवेचना कीजिए, या आदिकाल के नामकरण की समस्या पर आप क्या समझते हैं वो बताइए, या समस्या पर विचार कीजिए, या हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को वीर गाथा काल कहना क्या उचित है, आप अपना तर्क वितर्क दीजिए, या आदिकाल के नामकरण की समीक्षा कीजिए। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग रीड आउट करना शुरू करें तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वर्डिंग टफ है, मिक्सअप बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी नोट प्रोवाइड भी करूँ और आपको समझाऊँ भी। ठीक है, क्वेश्चन कहने का भाव है कि जो हिंदी की स्टार्टिंग में जो हमारी शुरुआत हुई थी हिंदी लिखने की, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइप के उसके नाम दिए। कईयों ने कहा कि जे वीरस काव्य है, कईयों ने कहा नहीं ये धार्मिक काव्य है, कईयों ने बोला कि सिद्ध काव्य है। तो बट किसी भी जो भी अलग अलग नाम दिए थे ना, वो कोई भी नाम सुटेबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि अगर वो नाम दे रहे थे जहाँ तो वो पुस्तकों पर डिपेंडेंट दे रहे थे, तो वो पुस्तकें मिल नहीं रही थी, हमें हिंदी में नहीं मिल रही थी। कोई तिब्बत लैंग्वेज में थी जहाँ किसी फॉरेनर ने लिखी हुई थी, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। हिंदी में टिपिकली हमें किताबें नहीं मिल रही थी। तो कई विद्वानों ने धर्म ग्रंथ के आधार पर कह दिया, अपना इसका नाम दे दिया। कईयों ने जो कह लो कि जैसे रासो है वही रस कविता दे दी, जहाँ पर सिर्फ जो समंत लोग होते थे, राजा लोग का, उनकी प्रेस में जो कथाएं लिखी थी वो कह दिया। तो सभी में कुछ ना कुछ जो है वो कमियां रह रही थी। ठीक है, तो फॉर दिस रीज़न हम इसे आदिकाली क्यों कह रहे हैं, यही नाम सूटेबल क्यों है, और कौन कौन से नाम आ रहे थे, क्यों नहीं सूटेबल, इन सभी क्वेश्चनों को हम वन बाय वन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा ये चीज़ देखते हैं, हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का पैटर्न क्या होगा। हम पहले स्टार्टिंग लिखेंगे कि आदिकाली क्या है, क्यों इसके बारे में समस्या आ रही है, फिर समस्या के बारे में हम बात करेंगे, उसकी जो समस्या है वो बात करेंगे, फिर हम जो है आदिकाली क्यों वो सबसे सूटेबल है उसकी बात करेंगे, और एंड में हम इसका निष्कर्ष करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आदिकाल को लेकर हमेशा ही एक जो प्रॉब्लम क्रिएट रही है। आप चाहे इसका नामकरण की बात ही हो, जहाँ काल विभाजन की बात कही जा रही हो, सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन कोई भी सुटेबल वगैरह नहीं था। तो कहता है कारण क्या था। एक तो बात ये थी कि विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग नाम दिए। सेकंड ये थी कि कोई भी एक तरफा नामकरण नहीं था, एक जैसा सभी का नाम नहीं था। हर विद्वान जो भी इसे हिंदी की पीएचडी कर रहा था, ठीक है, इसके बारे में स्टडी कर रहा था, फाइंड आउट कर रहा था, वो अपने जितने के सोर्सेस उसने पढ़े उसके अकॉर्डिंग उसने उसका नामकरण दे दिया। फिर उसमें व्यापकता की कमी थी, जो भी वो नाम दे रहे थे, कि अगर मान लो कि वीर रासो के बारे में कह रहा है, ठीक है, तो सिर्फ उसके वीर जो वीर गाथाएँ हैं, ठीक है, उसके बारे में वर्णन क्या कर रहा है। अगर सिद्ध की किताबें पढ़ी तो सिद्ध के बारे में वर्णन कर रहे हैं, अगर धार्मिक की किताबें पढ़ी है तो धार्मिक की बातें कर रहा है। इट मीन सभी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया। फिर काल विभाजन की भी समस्या आ रही थी, ठीक है, कि टाइम पीरियड को जो है सही तरह डिवाइड नहीं किया। धार्मिक संस्कृति साहित्यिक क्षेत्रों में विरोध हो रहा था, ठीक है, जे अगर धार्मिक की बात की है तो साहित्य संस्कृति की बात नहीं हुई, संस्कृति की हुई है तो साहित्य के क्षेत्र की बात नहीं हुई। ऐसे काफ़ी जो नामकरण की समस्या आ रही थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुद लिखा है कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वागतों का युग कभी आया होगा। कि हम हर लिटरेचर पढ़ते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिकली आता है, लेकिन हिंदी साहित्य में ऐसा है कि जो स्टार्टिंग है उनके अंतर्गत ही बहुत ज़्यादा विरोध आ रहा था। कोई भी टिपिकली एक पीरियड को लेकर, एक चीज़ को लेकर फोकस में नहीं था। कुछ प्रमुख प्रस्तावित नाम दिए गए हैं और उनकी समस्या। कहता है ऐसी स्थिति में ऐसे समय को किस नाम से पुकारा जाए, ये भी एक समस्या है। सभी आलोचकों ने इसे अलग अलग नाम दिया है, जिसे हम संक्षेप में देख सकते हैं। जैसे जॉर्ज ग्रिसन आता है सबसे पहले, तो उसने उसे चार कविता कहा, लेकिन वो अंग्रेज था,
सिर्फ उन्होंने हिंदी लिटरेचर को रीड आउट किया, देखा और अपने अकॉर्डिंग जो स्टडी आउट कर दी। मिश्र बंधु आए, उसने पूर्व प्रारंभिक काल कह दिया। रामाशंकर शुक्ल रसाल आया, उसने बाल अवस्था का काल कह दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आया, उसने वीर गाथा का काल बोल दिया। महापंडित राहुल संकृतियान आया तो उसने सिद्ध स्मृति काल बोल दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आया तो उसने चारण काल कह दिया। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी आया तो उसने आदिकाल कहा। डॉक्टर गणपति चंद्र ने बाद में से स्वर्ण काल कहा। हिंदी साहित्य के इतिहास में इससे संक्रमण काल कहा। तो हम सभी ने कुछ जो है चीज़ें उसे डिस्क्राइब करेंगे। पहली बात तो जॉर्ज ग्रिसन का जो चारण काल है। जॉर्ज ग्रिसन के ने कर्नल टाड से प्रभावित होकर, क्योंकि टाडल जो था कर्नल टाड, उसने भी हिंदी के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन वो जन की जस्टिफाइड वगैरह नहीं था पूरी तरह, तो उससे प्रभावित होकर इस काल का नाम चारण काल रख दिया। क्यों रखा? उनका मानना था कि हिंदुस्तान का प्राचीन भाषा साहित्य राजपुतानों के चारणों द्वारा ही रचित ऐतिहासिक कथाएँ हैं। जितना भी जो प्राचीन हम देखें, ग्रंथ वगैरह देखें, हम हिंदी की किताबें देखें, तो वहाँ पर जो विद्वान थे उन्होंने अपने राजों के बारे में, राजपुतानों के बारे में, उनकी वीर गाथा के बारे में ही वर्णन किया था। जैसे हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी एक राजपुताना थी ना, तो मैक्सिमम ऐसा ही लिखा गया था। इन्होंने बख्तकाल, कालिदास हजारा, गोसाई चरित, तासी आदि का भी रचनाओं का वर्णन किया है। परंतु इसे साहित्यिक प्रवृत्तियों, जेकर अगर हम साहित्यिक प्रवृत्ति से लें तो इसमें ध्यान ना देने के कारण इसे वर्गीकरण का पूर्ण रूप उचित नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसने चारण काल पर या राजपुतानों की जो लिखी हुई है, राजपुतानों के बारे में, प्रशंसा के बारे में लिखा है, उसके बारे में ही वर्णन किया। बाकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। हो सकता है उस वक्त धार्मिक के बारे में लिखा जा रहा हो, ठीक है, श्रृंगार रस के बारे में लिखा जा रहा हो, प्रेम के बारे में लिखा जा रहा हो, ये कुछ भी उसने वर्णन नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए भी ये चीज़ हम इसे चारण काल या चारण कविता नहीं कह सकते, यानी कि जॉर्ज ग्रिसन की जो तर्क था वो सूटेबल नहीं है। देन आफ्टर आ गया वीर गाथा काल। फिर रामचंद्र शुक्ल आया, उसने कहा इसका नाम वीर गाथा काल कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर इस टाइम जो वीर रस की जो कविताएं हैं वो ज़्यादा लिखी जाती थी, लेकिन श्रृंगार, धार्मिक आदि रचनाओं का बाहर कर दिया, इसके बारे में उसने वर्णन ही नहीं किया। रासो ग्रंथों में इतिहास कथाओं की भी कमी और कल्पना का अधिक समावेश है। अगर हम ये बातें भी ले लें, ठीक है, वीर गाथा के बारे में भी, तो जो फैक्चुअल है, फैक्ट्स है, ठीक है, उसके बारे में वर्णन नहीं किया, कल्पना को ज़्यादा वर्णन किया। अगर हम महाभारत को ले लें तो तीर हवा में चलते हैं, आग निकलती है, ठीक है, बादल फटते हैं, तो मिथ्यास कितना है, इमेजिनेशन कितनी है, तो प्रैक्टिकल तो ये चीज़ें नहीं ना हो सकती। तो कहता है कि तथ्यों की कमी पाई जाती है और कल्पना का ज़्यादा वर्णन किया है, जिससे उनकी प्रमाणता संदिग्ध हो जाती है, संदेहपूर्ण हो जाती है, डाउटफुल हो जाती है कि सचमुच इसे वीर गाथा काल कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। नेक्स्ट कहता, इन्हीं कारणों के अधिकांश विद्वान इन नाम का उपयुक्त नहीं मानते। शुक्ल जी ने खुद कहा है कि इस संदिग्ध सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है उस पर हमें संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि खुद वो मान गए थे। नेक्स्ट आ गया संधि काल या चारण काल, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार जी कौन वर्णन कर रहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी साहित्य को दो कालों में बांटा, एक तो संधि काल, दूसरा चारण काल, ठीक है। आपको पता ना, जो किसी फील्ड में उस चीज़ में नई खोज निकालता उसका नाम डॉक्टर लग जाता। ये नहीं कि वो डॉक्टर है मनुष्यों का या ह्यूमन का या एनिमल्स का। जहाँ पर डॉक्टर उपाधि दी जाती है, जहाँ जो लिटरेचर में कोई काम करता है, अलग सा काम करता है, न्यू थ्योरी लेकर आता है। तो ये डॉक्टर राम कुमार ने अपनी एक रचना लिखी, ठीक है, एक अपनी इन्वेंशन निकाली, ठीक है, स्टडी की, उसका नाम था हिंदी साहित्य के आलोचना एक इतिहास है, आलोचनात्मक इतिहास है। इसमें उसने क्या किया कि हिंदी को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। जो स्टार्टिंग वाली हिंदी थी, एक था संधि काल जो 750 से लेकर 1000 तक डिवाइड किया, दूसरा था चारण काल जो 1000 से लेकर 1375 का काल किया।
संधिगत काल की रचनाओं में सिद्ध साहित्य, जैन नाम, मनोरंजन और प्रेम साहित्य का शामिल किया है। हैरानी की बात यह है कि जिस पुस्तकों के आधार पर इसका नामकरण किया है, संधि काल लिखा है, ठीक है, वो किताबें तो हमें मिली ही नहीं, ठीक है, जिसके आधार पर उसने कह दिया कि इसे संधि काल कहना चाहिए, ठीक है। 750 से लेकर 1000 तक जिसने विद्वानों की किताब लिखी है, जिसके बारे में वर्णन किया है, सिद्ध साहित्य हो गया, जैन धर्म हो गया, नाथ काल हो गया, मनोरंजन हो गया, प्रेम की कविताएं होगी, जो कुछ भी है वो हमें एज ए प्रूफ के तौर पर बुक्स वगैरह मिली ही नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार यदि इन्हीं चरणों के साहित्य में विशेषता देनी ही थी तो चरण काल के स्थान पर चारने काव्य शीर्षक देने में असंगतियां ना आती कि जो भी इसने लिखा है या कुछ भी है वो हमें एज ए प्रूफ के तौर पर नहीं मिलता। इसलिए कहता है कि अगर आपने ये कहना ही था, जहाँ मतलब संधि काल कहना था, जैसे चारण काल कहना था, तो आप इसे क्या कह सकते थे, चारण काव्य कह सकते, काल नहीं कह सकते। काल का मतलब है कि आप उस टाइम के बारे में सभी कुछ बोल रहे हो, किसी भी कविता के हिंदी साहित्य का फील्ड को नहीं छोड़ रहे, ठीक है। तो इट मीन्स डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो बात है वो सुटेबल नहीं हुई। नेक्स्ट आ गया सिद्ध और समंत काल। सिद्ध तो पता होता है, जो सिद्ध लोग होते थे, योगी वगैरह। समंत पता है, जो फ्यूडल सिस्टम होते थे, रजवाड़ों के जो आगे जमींदार होते थे बड़े बड़े, ठीक है, उसका टाइम बोला गया है। किसने कहा? पंडित राहुल सक्रांतियान ने इस काल को सिद्ध समति काल का नाम दिया है। सिद्ध शब्द के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में सिर्फ सिद्धों के द्वारा रचित धार्मिक साहित्य की प्रधानता दी गई होगी। जो सिद्धों ने यानी कि जोगियों ने जो किताबें लिखी हुई हैं, वाद विवाद किए हैं या कुछ हुआ, उसके बारे में वर्णन किया होगा। लेकिन रियलिटी में सिद्धों की ऐसी एक भी पुस्तक हमें नहीं मिलती। ऐसे ही समंत शब्द के द्वारा उन्होंने समंतों की स्तुति में लिखे गए रासो काव्य की ओर संकेत किया है। स्तुति होती किसी चीज़ की प्रेज के बारे में बात करना, कुछ लाइनें लिखनी, ठीक है। तो रासो पता है आपको, जो भी कविताएं हैं वो सारी मल्पी प्रेज के बारे में लिखी गई है, प्रशंसा में लिखी गई है, समंतों के प्रशंसा में। लेकिन अतः मतलब हमें फिर भी वही चीज़ कि हमें प्रॉपर जो प्रूफ वगैरह नहीं मिलते। अतः यह नाम कर्ण की उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अन्य रचनाओं की नज़र इसने बाकी नज़रों को नज़रअंदाज किया है। सिर्फ सिद्धों के बारे में या रासों के बारे में बात की है। वही बात फिर धार्मिक ग्रंथों के बारे में, प्रेम कथा के बारे में, ये बाकी जो एस्पेक्ट्स है उसे इग्नोर कर दिया है। नेक्स्ट आ गया बीजवापन काल। बीजवापन का मतलब होता है कि जिसकी शुरुआत हो। बीज होता है ना, जैसे कोई बीज हम बोते हैं तो अब पेड़ होता है, ठीक है। तो द्विवेदी ने इस काव्य को बीजवापन काल नाम को पुकारा है। साहित्यिक प्रवृत्तियां के आधार पर यह नामकरण ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस काल के काव्य में अपने से पहले साहित्य की सभी रूढ़ियों और परंपराओं को दोहराया गया है। आप तो बीजवापन तब कहो ना जब आप नई चीज़ लेकर आ रहे हो, पुरानी उसमें कोई चीज़ शामिल ही नहीं। तो आलोचक कहते हैं कि इसमें भी जो पुरानी कविताएं थी, कथाएं थी, ठीक है, रामायण महाभारत कह लो, जो कुछ भी है, वही चीज़ें बार बार रिपीट की गई है। तो इसलिए हम इसे बीजवापन काल भी नहीं कह सकते। अंत में हम आदिकालीन नाम को स्वीकारते हैं। क्यों स्वीकारते हैं उसका लॉजिक भी बताएंगे। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया है, जिससे सबसे उपयुक्त माना जाता है। हमने ये क्वेश्चन भी किया ना, लिखा है क्वेश्चन कि आदिकाल के नामकरण के संबंधित विभिन्न मतों की विवेचना की थी। जहाँ आदिकाल के नामकरण की समस्या आप क्या समझाते हैं, तो किस प्रकार आप आदिकाल के नाम को ही सही मानोगे। तो क्यों मानोगे? पहली बात तो छे, इसमें सभी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि नाम क्या दिया? आदिकाल। आदिकाल जितनी की शुरुआत में जितनी भी कविताएं, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, प्रेम से रिलेटेड हो, प्रकृति से रिलेटेड हो, सभी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। आरंभ। आदि का मतलब भी क्या होता है? शुरुआत। आदिकाल का अर्थ है शुरुआत। आरंभ का काल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक जे काल था। बहुमुखी प्रतिभा जे नाम इसी काल एक बहुमुखी प्रतिभा है और भिन्न भिन्न रचनाओं
और शैलियों को प्रतिनिधित्व करता है जो आगे चलकर हिंदी साहित्य में विकास का आधार बनी। अब सारांश कह लो या निष्कर्ष लिख सकते हो आप, ठीक है। इसका क्या निकलता है, सारे क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि आप 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग और निष्कर्ष करना जरूरी है। आदिकाल के नामकरण की समस्या का मुख्य कारण इस काल की साहित्यिक विविधता थी, है ना, साहित्यिक विविधता जिनके भिन्नता थी उस चीज़ में। विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम की एक प्रवृत्ति पर केंद्र थे। जो विद्वान नाम दे रहे थे, जैसे किसी ने बीजवपन दिया, किसी ने मलपीजड़ा वीरस काव्य दिया, ठीक है, वो एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे थे। विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम एक ही प्रवृत्ति पर केंद्र थे जिससे वे पूरी तरह स्वीकार नहीं किए गए। अतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया आदिकाल नाम सबसे अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है, क्योंकि ये इस काल का व्याप्यता है और हिंदी साहित्य के आरंभिक स्वरूप को दर्शाता है। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझा गया होगा, तो बहुत इजी होगा आपके लिए। तो वंस अगेन ये चीज़ें नोट्स वगैरह देख लो, ठीक है। स्टार्टिंग वाला पेज, थैंक्स बेटा। अगर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो है ईच वन टीच वन, और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स बेटा।